अब हमारा जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है और पाइथन है, ये दोनों डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट मतलब सिंगल वैल्यू, डिस्क्रीट का मतलब होता है सिंगल वैल्यू लेना। एक सिंगल वैल्यू लेना तो कहलाता है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल एंड पाइथन, बाइनोमियल एंड पाइथन, ये हमारा डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या आता है? नॉर्मल आता है, जो हमारे काम के अंदर नॉर्मली, बाकी तो बहुत सारे हैं, पाई स्क्वायर, स्टूडेंट टी और एफ, ये डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन हम सिर्फ 3 डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, बाइनोमियल, पाइथन एंड नॉर्मल। ये 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन हमारे डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। 2 तो डिस्क्रीट है और एक कंटीन्यूअस है नीचे वाला। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने क्या बोला? डिस्क्रीट का मतलब है सिंगल वैल्यू लेना। जैसे मैंने x=3 पे वैल्यू निकाली, x=5 पे निकाली, इंटीजर वैल्यू निकालनी है इससे, तो वो कहलाता है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटीन्यूअस होता है एक इंटरवल, जैसे -2 से लेकर 5 के बीच में क्या है, तो दिस इज कॉल्ड कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो होता है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो फंक्शन होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, और इधर होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये 2 तरह के फंक्शन होते हैं, प्रोबेबिलिटी मास एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब एक एक करके हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अगेन डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहलाता है, अप्लाइड फॉर ओनली इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए काम करता है। यदि इवेंट इंडिपेंडेंट है तो ही आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, वरना नहीं लगेगा। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होता है पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स मतलब जैसे कॉइन को टॉस किया, इंडिपेंडेंट, डाइस को थ्रो किया, इंडिपेंडेंट, तो ये सब इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा। अब इसमें 2 चीज होती है, एक तो होता है सक्सेस और एक होता है फेलियर। सक्सेस और फेलियर, बस 2 ही चीज का हम बात करते हैं कि सक्सेस क्या है, फेलियर क्या है। सक्सेस को हम P से डिनोट करेंगे, फेलियर तो P + Q इज इक्वल टू सक्सेस एंड फेलियर। सक्सेस क्या है, फेलियर क्या है, बस हम इस पर बात करेंगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। देखो मैं अभी बोल रहा हूँ, आप इनकी प्रॉपर्टीज याद करो, क्योंकि आप ये मान के चलिए यदि 5 क्वेश्चन आएंगे इस वाले चैप्टर में से, तो 5 में से 3 ही या 4 क्वेश्चन इसकी प्रॉपर्टी पे आएंगे, ये पक्का है। अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो इसकी क्वेश्चन सोचो। यदि हमें इसकी प्रॉपर्टीज पता है तो इसकी क्वेश्चन इजी होगी, प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड है। अब मैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूँ। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन P at x इक्वल टू कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x भी हो सकता है, इसको हम डिनोट कर रहे हैं NCR, P की पावर R, Q की पावर N, NCR, P की पावर R, Q की पावर N माइनस R। दिस इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। P is success and Q is failure। ये जो R है या स्मॉल x है, कुछ भी बोल सकते हैं, ये वैल्यू 0, 1, 2, 3 अप टू n तक जाएगा। जितने नंबर ऑफ इवेंट्स होंगे उतने तक जाएगा, 0, 1, 2, 3 अप टू n। अब ये पूछा जाता है, यह पूछा जा चुका है
कि भाई आर या एक्स इसका वैल्यू कहाँ तक जाएगा। चार ऑप्शन दे दिए मैंने। पहला बोल दिया नेचुरल नंबर फ्रॉम अप टू एन, गलत, नेचुरल नंबर नहीं है, ये क्या है, होल नंबर अप टू एन। ये सारे होल नंबर है तब तक एन, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसको यूज कैसे करते हैं समझो, देखो मैं जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ। आप कोई सोच 7 times, a coin is tossed 7 times, find the probability, find the probability of getting 4, 4 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी, मतलब सक्सेस हो गया भाई 4 हेड आना। अब देखो यहाँ पर एक चीज समझो, आपने 7 बार टॉस किया इसलिए n इक्वल टू 7 हेड। एक बार कौन को टॉस करते हैं तो हेड कितनी बार आता है, आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/2, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब मुझे निकालना है x इक्वल टू 4, 4 है, देखो देखो 7 3 4, 7 में से 4 बार हेड आ गया, 1/2 की पावर 4, जब 4 बार हेड आएंगे तो 3 बार टेल, तो 1/2 बन। 7 3 4 की वैल्यू निकाल लो, कितना आएगा 7 3 4 की वैल्यू 35, 7 6 5 4, 31, 1/2 की पावर 4, 1/2 की पावर ये तो 128 हो, तो हमारा आंसर आ गया 35/128। ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई कि यदि कॉइन को हमने 7 बार टॉस किया तो कम से कम, तो कम से कम 4 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। यदि हमने कॉइन को 7 बार, कितनी बार, 7 बार टॉस किया, तो यदि हमने कॉइन को 7 बार टॉस किया तो क्या बोल रहे हैं, 4 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो 4 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी आपकी, ये 4 हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी 35/128। दिस इज द प्रोबेबिलिटी। तो ये हमारा फॉर्मूला है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला कुछ इस तरह से यूज करेंगे, एनसीआर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर, एनसीआर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। चलिए अब इसमें और देखते हैं। मैंने क्या बोला, प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी मैं अभी बोल रहा हूँ, आप सबकी प्रॉपर्टी ढंग से याद करिए। मैं सारा मटेरियल वापस से भेज दिया मैंने तुम्हें, स्टेट और मैथ्स का सारा मटेरियल वापस से भेजा था मैंने, देखते आप। तो अब देखो देखो हम प्रॉपर्टीज पे आ रहे हैं। प्रॉपर्टीज क्या है, सबसे पहली प्रॉपर्टी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए बाई पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए बाई पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। बाई पैरामेट्रिक मतलब दो पैरामीटर है। कौन कौन से होते हैं पैरामीटर इसके, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर एन और पी। बी, बी मतलब बाइनोमियल, एन कोमा पी दो पैरामीटर होते हैं। एन मतलब नंबर ऑफ इवेंट और पी मतलब सक्सेस, ये दो पैरामीटर को, इसलिए हम इसको बोलते हैं बाई पैरामीट्रिक। ये तो पता है कि इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए यूज में आता है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स मेथड ऑफ मोमेंट, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स मेथड ऑफ मोमेंट। थर्ड, मीन, एनपी, वेरियंस, एनपीक्यू। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो गया, रूट एनपीक्यू। ठीक है, तो मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेरियंस।
और पिछले वाले टेस्ट में इसलिए करने का ना बोनस हो गया था वो बच्चे, तो ये मीन हमेशा वेरिएंस से ज्यादा होता है। उसमें मैंने गलती से स्टैंडर्ड डेविएशन लिख दिया था 4 और मीन लिख दिया था 10, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है तो वेरिएंस कितना हो गया 60, तो वेरिएंस से ज्यादा हो ही नहीं सकता था, इसलिए गलत हो गई। तो मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस। फोर्थ, मैक्सिमम वेरिएंस कितना होता है n/4। वेरी गुड। कब होता है? व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब नॉर्मल, ये नॉर्मल P = Q = 1/2। जब डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होता है तब आपका मैक्सिमम वेरिएंस n/4 होता है, जब P और Q का वैल्यू 1/2 होता है। नाउ फिफ्थ, मोड। अब मोड आपका यूनिमोडल भी हो सकता है और क्या हो सकता है, बाई मॉडल भी हो सकता है। यूनिमोडल एंड बाई मॉडल डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ n+1 into P। n+1 into P की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि n+1 into P की वैल्यू क्या है। यदि n+1 into P की वैल्यू एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इज नॉट या पॉजिटिव इंटीजर, यदि n+1 into P की वैल्यू इंटीजर है तो दो मोड होंगे, इसके दो मोड होंगे। मोड का n+1 into P and n+1 into P-1। these will be two modes। तो वो n+1 into P की वैल्यू आपकी इंटीजर आ गई। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एग्जांपल है आपका, सपोज मैं आपसे बोल रहा हूँ n की वैल्यू मैंने लिख दिया 13, या 13 की जगह मैं एक काम करता हूँ 15 लिख देता हूँ और P की वैल्यू 1/4 लिख देता हूँ। अब मैंने निकाली n+1 into P तो 15। सर आपका माइक ऑन है क्या? बहुत अजीब सी आवाज आ रही है, बफर टाइप आ रही है आवाज। बफर टाइप आ रही है तो फिर एक काम कर रहे हैं, तो ये हटा दूंगा, दिक्कत ही आ रही है। मैं एक काम करता हूँ, ये हटा। अब बोलो, एक सेकेंड रुको। हाँ अब बोलो, अब सही आ रही है क्या? हाँ अब ठीक है, थोड़ी पहले से ठीक है, चलो। दिक्कत क्यों आ रही है? चलिए भाई, तो मैंने क्या बोला, n+1 into P निकाला, तो 15 + 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/4। तो अब ये इंटीजर आ रहा, तो इसके कितने मोड होंगे? तो कौन कौन सा होंगे? 3 और 2, 4 और 1। तो इसके दो मोड होंगे 3 और 4। यदि n+1 into P एक पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है तो इसके दो मोड होंगे, एक तो आपका 3 होगा, मतलब वही का वही होगा, और एक कम होगा, इसमें कोई दिक्कत। और सपोज इंटीजर नहीं आ रहा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है? भाई सपोज इंटीजर नहीं आ रहा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्या मतलब होता है, ये समझो। सपोज मैं आपको बोलूँ कि n = 40, तो P का वैल्यू आपका सपोज 1/6। अब यदि मैंने n+1 into P निकाला तो 15/6 होगा, तो 3 5 15, 3 2 6, 2.5। तो इसका मोड होगा 2.5 में सबसे बड़ा इंटीजर
आ रहा है 2r, इसलिए इसका मोड 2 हो जाए। तो यदि आपका, मैंने क्या बोला, दो केस थे, यदि आपके चीजें दो हैं, यदि आपका मोड के ऊपर डिपेंड कर, मतलब इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है n+1 इंटू पी के ऊपर, n+1 इंटू पी की वैल्यू यदि पॉजिटिव इंटीजर आ रही है तो दो मोड आएंगे, और पॉजिटिव इंटीजर नहीं आ रही है तो फिर एक मोड है। इसमें किसी को डाउट है बेटा? इसमें किसी को डाउट है? चलिए, तो ये इसकी अगली प्रॉपर्टी हो गई। फिर एक लास्ट प्रॉपर्टी, बस खत्म इसकी प्रॉपर्टी में, तो और कुछ भी नहीं है। लास्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। एडिटिव प्रॉपर्टी, अब एडिटिव प्रॉपर्टी की बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की क्या है? मैंने बोला कि आपके पास दो डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि फॉलो कर रहा है n1 कॉमन, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन है 1, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये फॉलो कर रहा है n2 कॉमन। तो जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन एडिशन होगा वो फॉलो करेगा n1 प्लस n2 कॉमन, ऐसा हो जाएगा। p दोनों में सेम होना चाहिए, p अलग अलग होगा तो आप ये नहीं कर सकते, दोनों में उसका जो पैरामीटर है, दूसरा पैरामीटर है, वो सेम होना चाहिए। तो ये आ गया n1 प्लस n2 कॉमा p। जैसे एग्जांपल में आपसे बोलूं, x follows 7,1/3, y follows b 5,1/3, then find p x plus y is equal to 0। तो मुझे निकालना p x plus y equal to 0। अब x plus y निकालो, चलो x plus y हो गया हमारा p 7 plus 5 12,1। अब मुझे x plus y equal to 0 निकालना, तो क्या हो गया 12c0, p कितना है और की पावर 2, ये तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो आंसर कितना हो गया? तो बस ये आंसर। तो दिस इज p x plus y is equal to 0, ये हमारा इसका आंसर आ गया, p x plus y equal to 0। टू बाई 3 की पावर 2। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई भाई? ये तो हो गया हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि बाइनोमियल और आप पाइथन की भी एक प्रॉपर्टी देख लो, फिर दोनों की प्रॉब्लम एक साथ कर लो, फिर नॉर्मल कभी बाद में करवा दूंगी, क्योंकि आज तो होगा नहीं नॉर्मल, नॉर्मल तो नहीं होगा, नॉर्मल तो भी कल ही हो पाएगा। आपको आज टेस्ट तो देना ही है। चलिए मैं नॉर्मल भी बता देता हूँ कि दोनों की प्रॉब्लम एक साथ। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, now normal distribution is again a discrete distribution, again a discrete distribution, normal distribution is again a discrete distribution। तो normal थोड़ी Poisson distribution is again a discrete distribution। अब इसमें क्या होगा Poisson में p at x equal to r, this is equal to mcr e की पावर माइनस r minus m upon r factorial, mcr e की पावर minus m upon r factorial, this is Poisson distribution। अब ये r की वैल्यू क्या होगी? r की वैल्यू होगी तो 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, मतलब सारे होल नंबर्स।
आप ये बोल सकते हो सारे होल नंबर आएंगे, जितने भी होल नंबर है सारे होल नंबर आएंगे। तो r इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, दिस इज पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो यहाँ पर एक चीज समझिए, पहले इसकी हम प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन एक साथ कर लेंगे। ये यूनिपैरामेट्रिक, एक ही पैरामीटर होता है, यूनिपैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिपैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। डिनोट ऐसे होगा पी, एक ही पैरामीटर है m, ये है, ये एक ही पैरामीटर है और ये कहलाता है आपका m इक्वल टू n। है आपका डिस्क्रीट है ही, यूनिपैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मीन इक्वल टू वेरिएंस इक्वल टू n। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया रूट, मीन और वेरिएंस इक्वल हो गया। थर्ड, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, ये पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। Now it is a positively skewed distribution। अभी पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे नॉर्मल तो क्या है सिमेट्रिकल, तो यहाँ से जाएगा, पॉजिटिव तो पहले ही पीक आती है, इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन ये पॉजिटिवली स्क्यूड कहलाता है, मतलब पहले ही पीक आता है। अगर आपकी बात नहीं, यहाँ पे एक चीज समझो, जो आपकी अधिकतर जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो स्टार्टिंग में हो जाएगी, बाकी तो उसकी प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी, लास्ट में तो बहुत नेगलिजिबल प्रोबेबिलिटी होगी, स्टार्टिंग में होगी जो प्रोबेबिलिटी होगी। तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारा पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। फोर्थ, और क्या होता है, मीन वेरिएंस, एडिटिव प्रॉपर्टी बता दो, कुछ नहीं है, एडिटिव एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है, जैसे x p m1 y है p m, तो x प्लस y इसको फॉलो करेगा p m1 प्लस m2, और लास्ट में हम ले लेते हैं यूनिमोडल और बाइमोडल। अगेन पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ये यूनिमोडल भी हो सकता है और बाइमोडल भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ m, सिर्फ m की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। यदि m पॉजिटिव इंटीजर है तो वही आ जाएगा, वही और से एक कम, जैसे m की है एग्जांपल m की वैल्यू 3 है, तो इसकी दो मॉडल होंगे, दो मोड होंगे 2 and 3, और सपोज m की वैल्यू आपकी आ गई 2.7 है, तो मोड होगा वही ग्रेटर जैसे स्मॉल, बस डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ m के ऊपर डिपेंड करेगा। 2.79 है तो उसकी वैल्यू मोड की वैल्यू 2 है। तो ये इस तरह से हमारा पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन है, ये पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ये कहाँ काम आता है, इसके कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। एग्जांपल्स हैं कि भाई सर एग्जांपल रिपीट कर दो, जैसे m की वैल्यू, एग्जांपल बोला मैंने m की वैल्यू 3 है, तो m की वैल्यू 3 है तो इसके मोड दो होंगे 2 and 3, और यदि m की वैल्यू 2.79 है तो इसमें सबसे बड़ा इंटीजर कौन आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इसका मोड 2 होगा। ये एग्जांपल है इसका, आया।
मतलब डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ एन। अब इसमें ये कहाँ पर यूज होता है, ये भी चीज समझने वाली बात है। ये यूज होता है जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, वहां पर हमें ध्यान रखना। जैसे हमने बोला कि रेडियो एक्टिव, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं एक दिन में, बुक में किसी भी रैंडमली पेज पर कितनी एरर है, तो ये चीजें, ये इसके एग्जांपल है। अच्छा, यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो तो बताना भूल ही गए कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज द लिमिटिंग कंडीशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटिंग कंडीशन है, लिमिटिंग कंडीशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे? जब n का वैल्यू बहुत ज्यादा जाता है, n किसकी तरफ जाता है? इनफाइनाइट। मतलब n आपके नंबर ऑफ इवेंट बहुत बड़े हैं, ज्यादा अगर सेकेंड p का वैल्यू किसकी तरफ जाता है? जीरो की तरफ जाता है, बहुत कम है। लेकिन mp क्या है? mp फाइनाइट। अब आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जगह क्या लगेगा? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जगह फिर हमारा यूज होगा क्या? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जगह पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज ए लिमिटिंग कंडीशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये लिमिटिंग कंडीशन है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। एन जा रहा है इनफाइनाइट की तरफ। जैसे एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि हैंगर मतलब आपका है 1 लाख कोई भी चीज आपने प्रोड्यूस की, उसमें डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी आपकी 0.0003। तो मेरे को यहाँ पे एन निकालना। अब ये क्या है? नेग्लिजिबली तो है 0.0003। अब यदि मैं एनपी निकालूंगा तो 1 लाख को 0.0003 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा? 3 आ रहा। तो देखो ये फाइनाइट आ गया। तो ये इस वाली कंडीशन में आपका ये नॉर्मल हो गया, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज द लिमिटिंग कंडीशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये था भाई हमारा पॉइसन और ये। अब इस पे किस तरह की प्रॉब्लम बनती है वो चीज समझ लो। प्रॉब्लम मैंने क्या बोला? आपकी 99% प्रॉब्लम आपकी सिर्फ प्रॉपर्टीज पे है। यदि आपको प्रॉपर्टीज पता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये चैप्टर इजी है, ये चैप्टर हार्ड नहीं। कैसे, अब किस तरह की प्रॉब्लम बनती है देखो। पहली टाइप की प्रॉब्लम, सीधा दे दिया, मीन दे दिया, वेरिएंस दे दिया। अब आपसे कुछ भी निकालने के लिए बोल दिया, मोड निकालने का, कुछ भी निकालने के लिए बोल दिया, मीन दे दिया, वेरिएंस दे दिया। कैसे? मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। देखिए पहली टाइप, in a binomial distribution, mean equal to 6 and variance equal to, then find n। तो हमें n की वैल्यू निकालनी। अब देखो मीन है आपका, मीन मतलब एनपी। एनपी हो गया 6 और एनपी क्यू हो गया 2। एनपी की वैल्यू 6 रख दो तो क्यू का वैल्यू 1/3, तो पी का वैल्यू 2/3, तो n into 2/3 equal to 6। तो n की वैल्यू। अब 99% प्रॉब्लम इस तरह की पूछी जाती है आपकी, यदि इसमें साथ ही मीन आपका एनपी इक्वल टू 6 है, वेरिएंस एनपी क्यू इक्वल टू 2 है। एनपी की वैल्यू 6 हो गई तो 6 क्यू हो गया, 6 क्यू इक्वल टू 2, तो क्यू का वैल्यू आ गया। क्यू की वैल्यू से हमने पी का वैल्यू निकाल लिया, पी का वैल्यू आती है हमारा एन का वैल्यू आ गया। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ, ये हमारा एन का वैल्यू आ गया। क्लियर है ये प्रॉब्लम? बोलिए। ये एक तरह की प्रॉब्लम है जो डायरेक्ट पूछी जाती है। और देखिए अब जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कोई भी सोर्स,
8 times. Find the mean of getting it. Find the mean of number of bits. अब मुझे मीन निकालना है नंबर ऑफ बिट्स का। तो बेटा n हो गया 8 और p कितना हो गया 1/2। तो बेटा मीन कितना हो गया 8 × 1/2। तो देखो मीन 4 आ गया, निकालने की जरूरत ही नहीं। फाइंड द मीन ऑफ नंबर ऑफ बिट्स। तो नंबर ऑफ बिट्स मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 और m है आपका n है आपका 8, तो मीन होता है np। तो np हो गया आपका 8 × 1/2, 4 आ गया भाई इसका मीन आया। फॉर्मूले पे प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आएगी, नहीं ऐसा मैंने कब बोला कि नहीं आएगी। मैं बोल रहा हूँ या तो फॉर्मूला डायरेक्ट ये आने पर आएगी या फिर ये आएगी। मतलब फॉर्मूले पे भी इजी है, फॉर्मूला ये ऐसा हार्ड नहीं है। अब जैसे फॉर्मूले पे जैसा आएगी फॉर्मूले पे जैसा आएगी देखो ये आपको फॉर्मूला जिस तरह की प्रॉब्लम बनती है समझिए। ये बोल रहा है कि जैसे ये वाली प्रॉब्लम थी मैंने ये ओवरऑल परसेंटेज हो सभी था ओवरऑल परसेंटेज ऑफ फेलियर इन एन एग्जाम, किसी ने पूछा था उसे इन एन एग्जाम इज 40%। मैं बना रहा हूँ उसको और ये जो लिखा हुआ है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी out of 4 students at least one has passed, at least one has passed। अब देखो फेलियर की प्रोबेबिलिटी की बना आपको, लेकिन मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है एटलीस्ट वन हैज पास। तो बेटा ये क्यू है फेलियर है ना, तो देखो एन तो है आपका 4 स्टूडेंट, पी हो गया आपका 60%, 60% लोग पास हो गए 0.6 और फेलियर हो गया आपका 0.4। अब ये बोला कम से कम एक पास हो रहा है तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एक या एक से ज्यादा पास हो रहा है। तो इसके लिए क्या होता है, कौन सा केस होना, तो एक भी पास नहीं होता भाई, एक और एक से ज्यादा तो कौन बचा, 0 ही तो बचा। तो 1 माइनस अब देखो 4c0 0.6 की पावर 0 और 0.4 की पावर 0.4 की पावर 4 करना है तो 1 हो गया, ये 0.0256 तो 0.9744 ये इसका आंसर 0.974। इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाएगी वही। ये आपकी फॉर्मूले वाली प्रॉब्लम जिसमें फॉर्मूला लग रहा है भाई, 4 में से एक भी पास नहीं हो रहा वो हटा दो, तो कम से कम एक तो पास हो गई। तो 4c0 0.6 की पावर 0 और 0.4 की पावर, ये समझ में आया क्या, बोलिए इसमें कोई डाउट। अब जैसे मोड निकालना है, मीन गिवन है 3, मोड निकालना है, मीन गिवन है 3 और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 1.5। अब मुझे मोड निकालना है, तो मीन मतलब एंटी और वेरिएंस इसका स्क्वायर 1.5 का स्क्वायर 2.25। अब एनपी की वैल्यू 3 रख दो, तो 3q इक्वल टू 2.25, तो q आ गया 0.75, तो p कितना आ गया 0.25। अब इसमें रख दो मीन n, तो 3 डिवाइड बाय 0.25 n कितना आ गया 3 डिवाइड बाय 0.25 12 आ गया। अब मुझे मोड निकालनी है x प्लस 1 इंटू p का, तो 13 इंटू 0.25 निकालो 3.25, तो मोड क्या हो गया 3 हो गया।
ऐसे ऐसी प्रॉब्लम बनेगी। भैया लास्ट वाला केस समझ में आया क्या? दोबारा देख लीजिए, मीन गिवन था आपको 3, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन था आपको 1.5, तो मीन हो गया एनपी, तो एनपी इक्वल टू 3 हो गया, और एनपी क्यू इक्वल टू 2.25 हो गया। एनपी की वैल्यू 3 है तो 3Q इक्वल टू 2.25, तो Q का वैल्यू 0.75 हो गया, तो P का वैल्यू 0.25 हो गया। P का वैल्यू रखोगे तो एनपी में 3 में रखोगे तो एन की वैल्यू 12 आ गई, और मोड निकालने के लिए हमें n+1 इंटू पी निकाल। क्या ये क्लियर है सभी को? इस तरह की प्रॉब्लम कर लेंगे, बोलिए। तो ये भाई इसमें तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में तो इसी तरह की प्रॉब्लम होती है। ये जैसी प्रॉब्लम या तो आपको फॉर्मूला इस तरह लगाना होगा या चांसेस नहीं है इसी तरह की प्रॉब्लम। अब जैसे मैंने आपको बोल दिया बी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बी 4.1/2 फाइंड p x is greater than equal to, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। अब ये b 4,1/3 का क्या मतलब है? b मतलब n इक्वल टू p, ये n और p होता है, तो n हो गया p 1/3 हो गया, और q 2/3। अब मुझे बोला 2 और 2 से ज्यादा, तो n 4 है तो 2 और 2 से ज्यादा मतलब 2, 3, 4, तो p x is greater than equal to 2, तो x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 4। ये आ गया 4c2 1/3 की पावर 2 2/3 की पावर 4c3 1/3 की पावर 3 2/3 की पावर 1 4c4 1/3 की पावर 4c2 की वैल्यू 6 1/9 4/9 तो 4/81 4c3 की वैल्यू 4 तो 1/81 आएगा 2/81 और 1/81 24 और 8 32 33/80 दिस इज आंसर। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 33/80। क्या ये प्रॉब्लम क्लियर है? बोलिए क्लियर। तो ये तो इस तरह से बाइनोमियल वेरिएट में तो इस तरह से पूछा जाता है। ये तो बाइनोमियल वेरिएट हो गया। अब मैं तुम्हें बात कर लेता हूँ भाई पाइथन की भी किस तरह की प्रॉब्लम। अच्छा नहीं, एक और प्रॉब्लम है बाइनोमियल में, एक तरह की प्रॉब्लम और आती है, वो भी जब आपकी इक्वेशन टाइप में तो आपको इक्वेशन देंगे, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ p at x equal to 2, इस तरह की प्रॉब्लम की बात करें, इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ p at x इक्वल टू 2, ये वैल्यू बात करें तो x इक्वल टू 2 मतलब अच्छा n भी दे रखा होगा, n दे रखा है 6, n दे रखा है 6, तो ये हो गया 62 p की पावर 4 q की पावर 4 9 टाइम्स ऑफ 64 p की पावर 4 q की पावर, ये फॉर्मूला लगा दिया आपने 62 p की पावर 2 q की पावर 4 64। अब बेटा 62 और 64 सेम होता है, p स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, q स्क्वायर से q स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये आ गया q स्क्वायर इक्वल टू 9p स्क्वायर, तो q इक्वल टू कितना होगा 3p, तो बेटा q इक्वल टू 3p हो गया, तो q हो गया आपका 3/4, मैंने ट्रिक बताई थी 3/4, तो p का वैल्यू कितना होगा 1/4। अब जो भी निकालना है वो निकाल दो, p निकालना होगा, तो ये वैल्यू इस तरह से आती है। क्या ये समझ में आया क्या भैया? सभी को क्लियर है? अच्छा एक प्रॉब्लम जब ये कर रहे हैं तो एक और प्रॉब्लम मेरे दिमाग में आई है, इफ एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स twice as often as it fails, ऐसे आता है, if
एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स, जैसा आपका ये प्रॉब्लम हो गया, फिर एक एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स, twice as often as it is. Find the probability of no success. If number of events is 5. अब देखो इसने क्या बोला, एक्सपेरिमेंट सक्सेस मतलब P ट्वाइस एज ऑफन एज इट फेल, तो P इक्वल टू कितना हो गया 2Q, तो P आ गया भाई 2/3, तो Q कितना आ गया, अब मुझे निकालना P एट x इक्वल टू 0, तो 5/3 0, 2/3 की पावर 0, 1/3 की, तो 1/3 की पावर 5 कितना है, 243, 1/243, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी 1/243। तो ये एक टाइप की प्रॉब्लम ये और बनती है, तो ये भाई बाइनोमियल में तो यही बनती है भाई, जो भी है सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब हम बात कर रहे हैं पाइथन। पाइथन में कुछ ज्यादा बनने का है नहीं, क्योंकि जो फॉर्मूला भी तो एक तो है, v इक्वल टू a, उसमें है क्या भाई, उसमें बनेगा v इक्वल टू a को लिखिए, एक है कि निकालना है तो चीज का ध्यान रखना कि हम कैसे आएगा, अब हम कैसा आएगा वो चीज बनेगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसने बोला p at x इक्वल टू 0 इक्वल टू p at x इक्वल टू, तो मुझे ex निकालना, ex मतलब e निकालना, तो p at x इक्वल टू 0, तो p at x इक्वल टू 0 मतलब n की पावर 0 e की पावर माइनस m अपॉन 0, p at x इक्वल टू 2, m की पावर 2 e की पावर माइनस m अपॉन 2, e की पावर माइनस m से e की पावर माइनस m क्या हो गया, m की पावर 0 क्या हो गया 1, 0 फैक्टोरियल भी क्या हो गया 1, तो यहाँ हो गया m स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारी, तो m की वैल्यू कितनी आ गई √2, तो मीन आपके क्या है मीन आ गया हमारा √2, तो यहाँ पर हमारे मीन की वैल्यू आ गई √2। यहाँ फॉर्मूला लगेगा बेटा, पाइथन में तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब आपको m की वैल्यू मिलेगी, m की पावर r कितना 0, तो m की पावर 0 e की पावर माइनस m अपॉन 0 फैक्टोरियल इक्वल टू m स्क्वायर e की पावर माइनस m अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो m स्क्वायर की वैल्यू 2 आ गई, तो m की वैल्यू √2 आ गई, मतलब मीन आपका √2 आ गई। इस तरह की प्रॉब्लम और अब जैसे ये आपको मॉड्यूल की प्रॉब्लम है, एक्स फॉलो कर रहा है पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 50, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 50, इसने क्या बोला एक्स फॉलोज पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 50, फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नॉन जीरो वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, की वैल्यू नॉन जीरो है। अब देखना कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन मीन इनटू 100, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है पाइथन का रूट है, तो ये आ गया m इक्वल टू 2√n, स्क्वायरिंग कर दो, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। अब मुझे निकालना नॉन जीरो वैल्यू, नॉन जीरो वैल्यू मतलब नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं आना चाहिए, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं आना चाहिए, तो जीरो नहीं आना चाहिए मतलब 1 और 1 से ज्यादा, तो 1 और 1 से ज्यादा, तो कौन बचा, अरे 1 और 1 से ज्यादा भी कौन बच गया, जीरो बच गया, तो 1 - 4c 0, और 4 की पावर 0 e की पावर -4
अपॉन 0 से। तो या तो आंसर ये गिवन होगा या फिर इसकी वैल्यू गिवन होगी, तो वैल्यू रखूंगा। ठीक, बस ये इसका आंसर 1 माइनस ई की पावर माइनस। तो हमारे इसकी वैल्यू आ गई ई की पावर 1 माइनस ई की पावर माइनस। ये आपको इसको सोल्व करने का तरीका है। तो बेटा ये बाइनोमियल और पाइथन ये तो वही इसी तरह से सोल्व होगी, और कुछ इसमें बड़ी चीज है नहीं। ठीक है, नॉर्मल में भी प्रॉपर्टी, मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रॉपर्टी याद कर लीजिए, उससे आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। और यदि आप बोलो ग्राफ वाला कर्व वाला, तो कर्व वाला मैं कल बता दूंगा सुबह, कल मॉर्निंग में कर्व वाला बता देंगे। ठीक है, तो कल हमारी मॉर्निंग की क्लास होगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद तुम क्या बोल रहे थे, और कौन सा रिवीजन करवाना है? डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। और भी बोला था किसी ने कुछ यार, एक चैप्टर नंबर 3 बोला था किसी ने। अरे हाँ, कल मॉर्निंग में तो डाउट क्लास होगी, मॉर्निंग में तो वही डाउट क्लास होगी टेस्ट के पेपर की। कल मॉर्निंग में तो डाउट क्लास है 12 से 1, इवनिंग में अपना सब कुछ लेंगे फिर। भाई 6 बजे अपन को छोड़ना ही पड़ेगा, फिर उसके बाद कर्फ्यू वर्फ्यू का लफड़ा हो जाता है, 6 बजे तो जाना ही पड़ेगा। 4 बजे नहीं, आज मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, तो 4:30 बजे भागता दौड़ता आता हूँ, जाता ही मैं 3:30 सवा 3 बजे से, खाना खाने में टाइम लगता है। चलो कल अभी मॉर्निंग की तो लेते हैं, फिर बताओ। चल ठीक है, आ रहा है कि मिलने आ रहा है कि तुम मेरे से, है बेटा? चलो।